ईजेड स्टूडेंट अकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो टूरिज्म मैनेजमेंट को लेकर है। हमारे लास्ट सेशन में डिस्कशन हो रही थी एक एज की जिसको हमने अरुषा डेवलपमेंट एज कहा था। अब उसी के बाद नेक्स्ट हम इसकी एज डिस्कस करते हैं टूरिज्म की, जिसको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं अल्टरनेटिव डेवलपमेंट एज। इससे पहले अरुषा डेवलपमेंट एज थी, उसके बाद जो है वो आपके पास अल्टरनेटिव डेवलपमेंट एज आती है। अल्टरनेटिव डेवलपमेंट एज के जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं वो रिमेंबर करने के लिए हैं। पहले तो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कि अल्टरनेटिव डेवलपमेंट है क्या, ठीक है। तो उसके बाद उसके मीनिंग को वाज़ेह करेंगे और उसके बाद इसके की प्रिंसिपल्स को बताएंगे। उसके बाद हम आपको उसकी टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव टूरिज्म के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसकी रिलेशनशिप बताएंगे कि ये किस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर ठहराव पैदा करता है। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स के बाद कुछ कंक्लूजन डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारा जो सेशन होगा वो इसी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा होगा। जी स्टूडेंट्स, उसके जो बात एज आती है, जो एज है उसको कह रहे हैं अल्टरनेटिव डेवलपमेंट टूरिज्म। अल्टरनेटिव डेवलपमेंट टूरिज्म क्या है? बेसिकली ये वो एरा है या ये वो टाइम है या ये वो स्पेस है जिसके अंदर ये सोचा गया कि जो टूरिज्म के ठहराव के लिए किया जाने वाले इक़दाम हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए। उसके बाद कम्युनिटी बेस यानी आपके इलाकाई लोगों को इन्वॉल्व किया जाए टूरिज्म के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद इनको कहा गया कि एनवायरमेंटली भी जो रिस्पॉन्सिबल वेज हैं टूरिज्म की उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। तो इसके अंदर ये अल्टरनेटिव डेवलपमेंट आई कि लोगों ने जब देखा कि जब टूरिज्म के इस तरह से फैलाव शुरू हुआ तो लोगों ने मास ट्रांजिट करना शुरू कर दिया। जब मास ट्रांजिट करना शुरू कर दिया तो उस ट्रांजिट को रोकने के लिए एक जो है एवोल्यूशन हुई और उस एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो है ये टूरिज्म मिला। बेसिकली इसमें काम क्या था? इसका बेसिकली काम ये था कि कल्चरल आपको बचाता था, आपके कल्चर को बचाता था, आपकी लोकल पीपल को बचाता था और ये आपका लोकल वेलबींग ऑफ ह्यूमन नेचर यानी जो ऐसी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट थे उनको सेव करने के लिए ये टूरिज्म डिस्क्राइब किया गया और बताया गया। तो ये इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर और ये शिफ्ट आया टूरिज्म इंडस्ट्री। यहाँ बात करते हैं इसके फेजेस के ऊपर। इसका फेज सबसे पहले बता देते हैं कि किस तरह का फेज था। असल में क्या हुआ, जब लोगों ने टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ अप्रोच की तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत तेज़ी से फैलाना शुरू कर दिया। अब फैलाने में क्या किया कि उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करने लगे। एक्सपेंड क्या करने लगे, उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को अपनी तरफ एंगेज करने लगे, बहुत हाई अमाउंट ऑफ टूरिस्ट को अपनी तरफ ले जाने लगे। तो वर्ल्ड ने देखा कि इसकी वजह से क्या हो रहा था कि एनवायरमेंटल इम्बेलेंसेज आ रहे थे, एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा था। इसके अलावा क्या हो रहा था, इसके अलावा वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी हो रही थी, रिसोर्सेज इम्बेलेंसेज हो रही थी। जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने एक अल्टरनेटिव वे निकाली और अल्टरनेटिव वे में उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें टूरिज्म को ठहराव तो देंगी लेकिन क्या होगा कि जो आपका लोकल कल्चर है उसे इंगेज किया जाए, लोकल कम्युनिटीज़ को इंगेज किया जाए, लोकल चीज़ों के अंदर यानी लोकल इन्वायरमेंट के अंदर आ जाए, बजाय इसके कि हम लग्जरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड प्रोवाइड करें। तो वो उनको ख़त्म करके और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको चेंज कर दिया, उसको अल्टरनेट वे पे ले गए। तो ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर शिफ्ट ऑन हुई और उसकी वजह से क्या हुआ कि टूरिज्म जो है वो बिल्कुल तब्दील होता चला गया। टूरिज्म का बिल्कुल एक न्यू फेज निकल आया और इस फेज को भी जो है बहुत ज़्यादा फरागत मिलती है, क्योंकि हम अगर फर्दर डिबेट करते हैं इसके ऊपर तो करंट वे के अंदर जो वर्ल्ड है वो इस ऑर्डर पे चल रही है कि आपको सस्टेनेबल एनवायरनमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। स्टूडेंट्स, अब इसके की फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। इसका सबसे पहला की फीचर होता है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि आपने ठहराव के लिए काम करना है, टूरिज्म के जो ठहराव है उसके लिए जो काम करना है, जो स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने हैं वो इस तरह से प्रिपेयर करने हैं कि आपकी जो इन्वायरमेंट है उसके लिए कोई नुकसान का बायस ना बने। फिर उसके बाद जो आपके पास लोग कम्युनिटीज़ हैं उनका इन्वॉल्वेशन बराबर हो, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है बराबर कंपटीशन कर सके और बराबर उनका जो है कहना चाहिए कि एक हिस्सा हो, पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी की, कम्युनिटी में लोकल कम्युनिटी को एंगेज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल पार्टिसिपेशन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आप अपना जो कल्चर है, जो आपका जो लोकल कल्चर है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको एलोबरेट करके आप लोगों तक सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सिंपल सी बात, ग्रीन पीस का ख्याल रखना है, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, जो इकोसिस्टम है, इको फ्रेंडली टूरिज्म साइट्स प्रिपेयर करनी है। तो ये तमाम चीज़ें इस अल्टरनेटिव डेवलपमेंट का मेन हिस्सा थी। उसके बाद बताते हैं कि
कल्चरल रिस्पेक्ट, आपने क्या करना है, आपने उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है, उसी चीज़ को एंजॉय करना है जो उनके कल्चर की एक होता है, ठीक है। ताकि उससे क्या होता है कि उससे उनका जो कल्चर है वो प्रमोट होता है, लोकल कम्युनिटीज़ का बहुत ज़्यादा जिसके कहने से कि बहुत ज़्यादा उनका विरसा फैलता है, लोगों को पता चलता है कि इनका विरसा और उनकी कम्युनिटी क्या सेटअप लेके चल रही है। फिर अगर बात करते हैं इकोनॉमिकल इक्विटी, यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टूरिज्म की चंद लोगों के हाथ में ना जाए, बल्कि वो लोगों को या और लोगों तक वो मौजूद रहे। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम हाई स्टैंडर्ड के ऊपर जाते हैं तो इंटरनेशनल लोग जो है वो अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं और वो पैसा लगाते हैं, तो सीधी बात है पैसा इंटरनेशनल लोग ले जाते हैं। फिर वो यही करते हैं कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता, क्योंकि वो जो है वहाँ पर बिल्डिंग इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज दे देते हैं जो सर्विसेज एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके मेन फीचर्स थे और इस फीचर्स के ऊपर ये डिपेंड करता था। उसके बाद हम इसकी टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी इको टूरिज्म। इको टूरिज्म के अंदर क्या है कि आपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, आपने यूजुअली फोकस करना है नेचुरल एरियाज के ऊपर, और नेचुरल एरियाज को इस तरह से डेवलप करना है कि उसकी जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब ना हो या उसकी जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। फिर कम्युनिटी बेस्ड मतलब आपने क्या करना है, आपने लोकल कम्युनिटी को इंगेज करना है, यानी आपने उनकी कल्चरल वैल्यूज़ को लेके चलना है, उनकी कल्चरल बिल्डिंग्स को इस्तेमाल करना है, उनकी कल्चरल चीज़ों को इस्तेमाल करके टूरिज्म करना है, ताकि वो जो लोकल लोग हैं वो भी उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। फिर उसके बाद कल्चरल टूरिज्म आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके टूरिस्ट हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक बाउंड्री प्रोवाइड की जाए कि आपको जो है वो हमारे कल्चर के साथ भी जो है वो एक्सपीरियंस करना है, ये हमारा कल्चर है। लेट सपोज आपकी कोई हेरिटेज बिल्डिंग है, कोई हेरिटेज कल्चर बिल्डिंग है, उसको भी आपने जो है वो पॉलिश करना है। इसको सिंपल सी समझ लीजिए कि रूरल अर्बन जो टूरिज्म डेवलपमेंट है उसे हम कल्चरल टूरिज्म कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर भी इसकी जो है कल्चरल बेसिस पाई जाती हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके बाद जो है वो रूरल टूरिज्म है। देखिए रूरल टूरिज्म मैंने अभी बात की ना, तो कल्चर जो है वहाँ पाया जाता है, बाद दफ़ा कल्चर उनका स्पेसिफिक होता है। तो इसी तरह रूरल टूरिज्म ये होता है कि गांव के अंदर कोई आपने ऐसी साइट्स प्रिपेयर कर ली, वैसी जगहें बना ली ताकि लोग वहाँ जाएं, क्योंकि गांव जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है, तो वहाँ पर भी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है रूरल टूरिज्म में। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये टाइप्स हैं अल्टरनेटिव टूरिज्म की, किस तरह से आप अपने टूरिज्म को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल विलेज सेटिंग जो है उस तरह की सेटिंग्स बना सकते हैं आप, वहाँ कोई चांस वगैरह होता है तो वो सेटिंग्स ऐड कर सकते हैं। फिर आती है जी एडवेंचर टूरिज्म पर। एडवेंचर टूरिज्म में क्या होता है कि आपने कोई हाइकिंग करवानी है, कोई राफ्टिंग करवानी है, कुछ तरह के काम करवाने हैं जो कि लोग नॉर्मली अपने बिहाफ पर करते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं इस चीज़ को, और वो उनके लिए एडवेंचर भी होता है। जैसे फॉरेस्ट कैंपिंग होती है, फॉरेस्ट कैंपिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ एडवेंचर टूरिज्म, जो वहाँ आप रात गुजारते हैं, वहाँ आप उसकी तरह अकॉर्डिंग रहते हैं, वहाँ पर जो जंगली हैवानात हैं आपको उनसे एक जो है एडवेंचर होता है और एक फेयर फील होता है। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं ये एडवेंचर टूरिज्म के अंदर हिस्सा होती हैं। तो बेसिकली ये तमाम टाइप्स मिलकर आपको एक कॉम्पैक्ट प्रोवाइड करती है, जिस कॉम्पैक्ट के ऊपर यहाँ डील किया जा रहा है। स्टूडेंट्स बात करते हैं कि इसके जो रिलेशनशिप है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पर वो क्या है। देखिए अगर बात करते हैं तो अल्टरनेटिव टूरिज्म बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के ऊपर। इसका सबसे पहली बात ये होती है कि ये रिड्यूस करता है मास ट्रांजिट को, यानी मास ट्रांजिट की वजह से क्या होता है जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती हैं जो उसको रोकता है, सबसे पहले काम ये करता है। दूसरा ये करता है कि ये लोकल कम्युनिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करता है और लोकल रहने वाले लोगों के अंदर जो है वो जिसे कहते हैं दौलत की तकसीम करता है, जिसकी वजह से पोवर्टी को भी रिडक्शन मिलती है, ठीक है। फिर ये प्रमोट करता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी आपने जो है वहाँ गंदगी वगैरह ये चीज़ें नहीं फैलानी है, वहाँ पर उसको एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, ये भी एक सपोर्ट उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर ये कहता है कि अवेयरनेस बिल्ड करता है कल्चरल और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन का, यानी आपने ऐसा नहीं करना होता कि बिल्डिंग बनाने के लिए जंगलात तबाह कर दिए या कोई और चीज़ तबाह कर दी, आप वो चीज़ नहीं करते हैं, आप उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को कंज्यूम करते हैं, यानी आप उस चीज़ को कंज्यूम कर पाते हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वे बनती हैं और एक बहुत सस्टेनेबल टूरिज्म का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, जो टूरिज्म का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है और जिसको हम देखते हैं कि सस्टेनेबल टूरिज्म जिसको कंसिडर करता है वो वाला इम्पैक्ट यहाँ प्रोड्यूस होता है।
इसके चंद एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले बात करते हैं कोस्टा रिकाज। कोस्टा रिकाज इको टूरिज्म मॉडल में क्या होता है कि वहाँ पर वो कहते हैं, उनका जो ज़्यादातर फोकस होता है वो ये होता है कि आपने जंगलात को तबाह नहीं करना और प्रोटेक्शन करनी है अपने वाइल्ड लाइफ की। आप उसके बीच में रहकर एडवेंचर टूरिज्म कर सकते हैं, नेचुरल को एंजॉय कर सकते हैं और नेचुरल का एक मज़ा लुत्फ उठा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं भूटान की। भूटान में क्या है कि जी हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट का सिस्टम ये होता है कि आपकी जो पॉलिसीज होती हैं वो लिमिट करती हैं टूरिज्म नंबर्स को, और टूरिस्ट नंबर को कम करने के बाद वो आपका जो कल्चर और जो आपकी इन्वायरमेंट है उसको प्रिजर्व कर पाती हैं और उसको एनहेंस कर पाती हैं। फिर आते हैं जी नेपाल कम्युनिटी मॉडल के ऊपर। नेपाल कम्युनिटी मॉडल जो है उसके अंदर वो ये है कि हम कहते हैं कि लोकल लोगों के साथ टूरिस्ट रहते हैं और लोकल फैमिलीज के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो है ये समझने में आता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है या आपका जो टूरिज्म है वो किस तरह से डिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको बड़े इंपॉर्टेंट मिलते हैं जो तारीख के एग्जाम्पल देखे जाते हैं, और उस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि देखिए जब आप फॉरेस्ट की सेविंग करेंगे तो आपका अल्टरनेटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। जब आप अपनी पॉलिसी को लिमिट कर देंगे और टूरिज्म की लिमिट डाल देंगे तो आपका जो कल्चर है वो बचेगा, जो आपका विरसा है वो बचेगा। फिर अगर बात करते हैं तीसरे की नेपाल कम्युनिटी मॉडल की, तो आप ये इस तरह की पॉलिसीज बना सकते हैं जैसे आप रूरल में कह सकते हैं कि जी आप देही चीज़ों के साथ आप गुजारा करें और देहाती फैमिलीज के साथ वक्त गुजारें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित होता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स कि जब आपके पास अल्टरनेटिव डेवलपमेंट आई, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट क्या है बेसिकली, इसके अंदर जो है वो फोकस करता है ये क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी के ऊपर, ठीक है, और ये प्रॉफिट ड्राइवन की बजाय ये लोगों की भलाई के लिए बात करता है, ठीक है, और ये प्लानट सेंटर्ड है, यानी आपकी जो अर्थ है उसके सपोर्ट के लिए बड़ा काम करता है। तो ये टूरिज्म की बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन बनती है। फिर ये प्रमोट करता है आपके लिए सस्टेनेबल टूरिज्म, जबकि बैलेंस करता है ये एनवायरनमेंट को और कल्चर को, उस सूरत में आपको ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका एक कंक्लूजन है इस पूरी डिस्कशन का। फिर ये क्या करता है, ये आपके बीच में ग्रेडिंग करता है। ग्रेडिंग किस चीज़ की करता है कि आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट भी देता है और लोकल कम्युनिटीज को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं और इसी के गिर्द ये पूरा टूरिज्म घूमता है, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्कशन इससे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड जो है वो सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर डेवलप कर रही है, डिपेंड कर रही है, और उसका ये इंटरेस्ट है कि जो है आपका रिजल्ट जो है वो सस्टेनेबल टूरिज्म के अकॉर्डिंग हासिल किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स आपके लिए, ताकि आप इसको फर्दर ऑन समझ सकें। एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स कि जब आपके पास अल्टरनेटिव डेवलपमेंट आई, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट क्या है बेसिकली, इसके अंदर जो है वो फोकस करता है ये क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी के ऊपर, ठीक है, और ये प्रॉफिट ड्राइवन की बजाय ये लोगों की भलाई के लिए बात करता है, ठीक है, और ये प्लानट सेंटर्ड है, यानी आपकी जो अर्थ है उसके सपोर्ट के लिए बड़ा काम करता है। तो ये टूरिज्म की बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन बनती है। फिर ये प्रमोट करता है आपके लिए सस्टेनेबल टूरिज्म, जबकि बैलेंस करता है ये एनवायरनमेंट को और कल्चर को, उस सूरत में आपको ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका एक कंक्लूजन है इस पूरी डिस्कशन का। फिर ये क्या करता है, ये आपके बीच में ग्रेडिंग करता है। ग्रेडिंग किस चीज़ की करता है कि आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट भी देता है और लोकल कम्युनिटीज को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं और इसी के गिर्द ये पूरा टूरिज्म घूमता है, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्कशन इससे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड जो है वो सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर डेवलप कर रही है, डिपेंड कर रही है, और उसका ये इंटरेस्ट है कि जो है आपका रिजल्ट जो है वो सस्टेनेबल टूरिज्म के अकॉर्डिंग हासिल किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स आपके लिए, ताकि आप इसको फर्दर ऑन समझ सकें। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि 1970 के अंदर ये जो अल्टरनेटिव टूरिज्म है ये बना क्यों। बेसिकली क्या हुआ कि अगर 1970 में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मास टूरिज्म का गलबा आया। लोगों ने क्या किया, बहुत तेज़ी से मास टूरिज्म करना शुरू कर दिया जिन इलाकों के अंदर। वहाँ क्या होने लगा, वहाँ पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वहाँ पर जो है कल्चरल डिग्रेडेशन हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई जो कंट्री था उसके अंदर। फिर इसने क्या किया, इसने तनाज़ा खड़ा कर दिया कि आपके अंदर जो इन्वायरमेंटल चेंज आ रहे हैं ये भी इसी वजह से है कि आपने जो है वो कल्चरल को नुकसान, कल्चरल एक्टिविटीज़ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद आपने जो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स थे वो भी डिस्ट्रीब्यूट होना बंद हो गए। मैंने वही कहा ना कि अगर बाहर से कोई आता है तो वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और वो तमाम प्रॉफिट या चीज़ें अपने मुल्क से लेकर बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मुल्क अगेन फारग रह जाता है और वो अगेन उसके पास कोई सूरत हाल नहीं बचती कि वो अपने आप को कवर कर पाए। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 1970 में यही चीज़ें तनाज़ा बनी और मुतनाज़ा हो गई, इनको मुतनाज़ा देखा गया। फिर जो पॉलिसी मेकर थे या जो आपके जिन्हें कहते हैं कि स्टडीज़, टूरिज़्म स्टडीज़ से जो रिलेटेड स्कॉलर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टूरिज़्म के ऊपर डेवलप किया और उन्होंने कहा कि बेहतरीन वे है जिससे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और डिस्क्राइब करने में हमें मदद मिल सकती है। फ्रेंड्स, इन तमाम जो टूरिज़्म डेवलपमेंट हुई, ये टूरिज़्म डेवलपमेंट क्यों वाक़ा हुई या क्यों लगाया गया या क्यों लागू किया गया, सबसे बड़ी वजह ये थी कि देखिए इसका बैकग्राउंड ये था कि जब 1960 से 1970 की दिहाई को देखा जाता है तो दिहाई के अंदर ये चीज़ नोट की जाती है कि वहाँ जो टूरिज़्म है वो किस तरह से डेवलप कर रहा है। अगर हम मिड ऑफ द 70s देखते हैं तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो 1960 से 1970 की दिहाई थी उसमें ये कहा जाता था कि ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल रिसोर्स कमाने का जरिया है और इसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रिसोर्स को कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, 1970s के अंदर ये कंडीशन देखी गई कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगे। इसके नेगेटिव कैसे आने लगे, सबसे पहले इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो आया वो आया कि आपने नेचुरल रिसोर्सेज को तबाह होते हुए देखना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज। फिर उसके बाद जो आपकी पोल्यूशन बढ़ गई। फिर आपने देखा कि जो लोकल कम्युनिटीज़ थी उसके अंदर जो है पैसा के जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वहाँ का वो मैटर आ गया। फिर कल्चरल लॉस होना शुरू हो गया, सोशल इनइक्वलिटीज़ आ गई, यानी आपके जो विरसा था वो तबाह होना शुरू हो गया, आपके जो माशरती तकाज़े थे वो पूरे होना बंद हो गए, ठीक है, और उनके अंदर इनइक्वलिटीज़ बहुत तेज़ी से हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ कि अल्टरनेटिव डेवलपमेंट को निकाला गया और ये मूवमेंट चलाई गई, ये जैसे कहते हैं तहरीक चलाई गई। तहरीक के अकॉर्डिंग ये किया गया कि इसमें बैलेंस किया गया कि पीपल सेंटर्ड हो और ये इन्वायरमेंटल सेंटर्ड हो, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो टूरिज़्म की तरफ और टूरिज़्म को अब सपोर्ट करता हो। तो ये तमाम जो बैकग्राउंड था, इस पूरे सिनेरियो का बैकग्राउंड ये था कि कोई भी चीज़ ओवर ट्रांसलेट करती है या ओवर एक्सपेक्ट करती है तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट रहते हैं। तो ये जो ओवर जो ट्रांसलेट थी या ओवर मास ट्रांसलेट थी, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको सपोर्ट किया गया और इनको जो है वो हैंडल करने के लिए ये पॉलिसीज़ बनाई गई। स्टूडेंट्स, अब इसकी जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इसके कोर प्रिंसिपल क्या हैं और समझने के लिए आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए कि किस तरह से ये जो टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी है ये डील करती है। देखिए इसके कोर प्रिंसिपल क्या है कि सेल्फ रिलायंस, यानी आपने क्या करना है, आपने अपने ऊपर डिपेंड करना है, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड करना है। लोकल कम्युनिटीज़ को इंगेज करना है, लोकल कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग वो टूरिज्म को मैनेज करवाना है ताकि रिसोर्सेज जो हैं वो उन तक भी डिवाइड हो सके। फिर उसके बाद सस्टेनेबल, यानी आपने क्या करना है कि आपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना है, ठीक है, आपने कल्चरल रिसोर्सेज को सेव करना है और उसको इस्तेमाल करना है एक रिस्पॉन्सिबल वे में, ताकि आपकी जो आने वाली जनरेशन है उन्हें भी आपके विरसे के बारे में मालूम रहे। फिर बात करते हैं जी इक्विटी का मतलब ये कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के जो बेनिफिट्स हैं, जो टूरिज्म के बेनिफिट्स हैं, उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तमाम लोगों के अंदर और तमाम लोगों को तक उस बेनिफिट को पहुंचाया जाए। फिर उसके बाद ये कि कल्चर इंटीग्रिटी। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है, कंडीशन वगैरह, जैसे हम लोग कहते हैं जी AI वगैरह आ रही है और AI की इनोवेशन आ रही है, तो वो भी एक तरह का आप देखें तो अल्टरनेटिव डेवलपमेंट के ऊपर एक सवालिया निशान है वो, क्योंकि वो आपका कल्चर तबाह कर देगा। लोग अपनी सकाफत को पेश करते हैं, जिन चीज़ों का पेश करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ एक तरह से इशू बन जाएंगी, क्योंकि उसका कोई कल्चर नहीं है। कल्चर आवाम का ही है, लोगों का ही कल्चर है और उसका कोई कल्चर नहीं है, ठीक है।
तो वो जो है वहाँ पर एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अगर हम आई की तरफ जाकर इसको डिबेट करते हैं इस पॉइंट को, तो कल्चरल इंटीग्रिटी वहाँ पर बहुत तेजी से डिमोलिश होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन होती है लोकल ट्रेडिशंस की, लोकल वे ऑफ लाइफ स्टाइल की, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपका देखा जाता है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सबसे बड़ी चीज़ इनको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी ये मिनिमाइज करेंगे पोल्यूशन को और रिसोर्स की जो रिसोर्स है उसको सेव करेंगे और उसको मज़ीद एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे और इन्वायरमेंट को जो इस्तेमाल है उसको बिल्कुल दुरुस्त वे में करेंगे, ताकि आपका जो सिस्टम है वो क्लियरली डिस्टर्ब ना हो, बल्कि आपको क्लियरली आपको एक वे दे सके जिस पे आप अपना जो है अप्रोच कर सकें। जैसा कि स्टूडेंट हम पिछले सेमेस्टर या पिछले सेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि इसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ कैसे लिंक किया जा सकता है, तो अल्टरनेटिव टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट वे में आपकी जो है सस्टेनेबिलिटी की तरफ अप्रोच करता है, बहुत ज़्यादा क्लियर वे में लेकर जाता है। अच्छा, ये क्या करता है, ये आपको मॉडर्न कंसेप्ट के साथ सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करने पर तैयार करता है, राजी करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं, ये क्या करता है, ये सिमिलर गोल्स शेयर कराता है कि मॉडर्न है और जो क्लासिक टूरिज्म है, उन दोनों को जो है वो आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि जी लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन, यानी आपका जो जंगलात हैं, चीज़ें हैं, उनके बचाव के लिए आप लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं, या आपका जो विरसा है उसके लिए भी आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। फिर कम्युनिटी इम्प्रूवमेंट, यानी जब आप टूरिज्म रूरल लेवल पे लेकर जाएंगे, दूसरी जगह लेकर जाएंगे, तो वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, चीज़ें डेवलप करेंगे, जिससे आपका रूरल जो इन्वायरमेंट है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, और उनका लेवल अप होगा, उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। फिर बैलेंस इकोनॉमिक और सोशल एंड एनवायरमेंटल ग्रोथ। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात हो जाएगी कि खासतौर पे जब हम रूरल एरियाज में अपना इम्पैक्ट डालेंगे या वहाँ पर कोई चीज़ ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर हमारा जो सोशल लेवल, जो शहरी और देहाती फर्क है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नज़र आएगा। और फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल ग्रोथ होगी, वहाँ पर भी जब चीज़ें पहुँचेंगी, रिसोर्स पहुँचेंगी, तो वहाँ पर भी इन्वायरमेंटल रिसोर्स की जा सकेंगी। फिर अगर बात करते हैं कि ये तमाम चीज़ें अगर हम देखते हैं तो ये अपना असर छोड़ती हैं जब हम बात करते हैं कि कोई ऐसी रिपोर्ट देखते हैं ग्लोबल टूरिज्म के हवाले से कोई रिपोर्ट देखते हैं, तो ये अपना ज़्यादा असर छोड़ती हैं और ये अपनी डेवलपमेंट को शो कर आती हैं। और ये 1990 तक में ये बहुत ज़्यादा, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल में आ जाती हैं। तो ये तमाम जो इम्पैक्ट्स हैं ये इसके बनते हैं और इस इम्पैक्ट्स को देखा जाता है। 1990 में क्या होता है कि 1990 तक ये जो सिस्टम है ये ऐसे ही चलता है। फिर उसके बाद एक और एज आती है, जिस एज को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, हमारा वेरी नेक्स्ट सेशन होगा तो हम उसमें डिस्कस करेंगे 1990 की जो एज आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद ये होगा कम्युनिटी बेस्ड जो एज आई है, वो कम्युनिटी बेस्ड एज आई है। क्योंकि ये हुआ कि अगर हमने एनवायरमेंटल को देख भी लिया लेकिन हमने वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को इंगेज नहीं किया, तो बहरहाल ये कि सस्टेनेबल वे में ये यहाँ पर इस तरह से कारगर होता है और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है तमाम चीज़ें। अब हम इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर सबसे पहली बात, जैसे हमने बताया कि कोस्टा रिका है, कीनिया है, इन लोगों ने अपना क्या किया, सबसे पहले इको टूरिज्म प्रोजेक्ट मैनेज किया है। ठीक है, इसको डेवलप करके दिया है। फिर कम्युनिटी बेस्ड का अगर एग्जांपल लेते हैं तो जैसे हम देख लेते हैं कि बहुत सारे देही इलाकों के अंदर टूरिज्म हो रहा है, बहुत सारे रूरल एरियाज के अंदर टूरिज्म हो रहा है, यानी विलेजेस के अंदर एशिया में देखते हैं, अफ्रीका में देखते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रूरल टूरिज्म की तरफ काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। फिर कल्चरल डेवलपमेंट और एजुकेशनल टूरिज्म की बात कर लेते हैं, तो ऐसे कुछ प्रोग्राम होते हैं जो लर्निंग के अकॉर्डिंग कराए जाते हैं और वो कैंपिंग के थ्रू होते हैं। अक्सर लोगों को पता होगा ना, कैंपिंग होती है जियोलॉजिकली, वो जाके ऑब्जर्व करते हैं ज़मीन को या डिफरेंट किस्म की चीज़ों को। तो वो भी जो एग्जांपल्स हैं वो आपके बड़े इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, जो एजुकेशनल ट्रिप्स होते हैं या कल्चरल ट्रिप्स होते हैं। जैसे कल्चरल ट्रिप्स होते हैं, जैसे आपका ये जो आपके ये कहना चाहिए कि मजहबी स्कॉलर्स होते हैं। ये मजहबी स्कॉलर बहुत सारी लोगों को बुलाते हैं, उनके साथ गैदरिंग्स करते हैं, तो वो जो गैदरिंग्स होती हैं उन गैदरिंग्स को भी यहाँ डिस्कस किया जाता है। फिर अगर बात करते हैं इको टूरिज्म प्रोजेक्ट की, तो उसका बेहतरीन एग्जांपल कोस्टा है। कोस्टा और कीनिया में ये हुआ है कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट बना लिया है जहाँ पर वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत क्लियर
विजन देते हैं, ठीक है। उस विजन की वजह से लोग अट्रैक्ट भी करते हो जाते भी हैं। फिर अगर बात करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट, जैसे मैंने लास्ट ही सेशन के अंदर आप लोगों को एग्जांपल दिया था एक उसका भूटान का, कि भूटान ने ये किया हुआ है कि वो अपना, नेपाल ने किया हुआ है, सॉरी, नेपाल ने ये किया हुआ है कि वो अपना फैमिलीज के साथ लोग आकर रहते हैं, वो कम्युनिटी के साथ एंगेज रहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपका सिस्टम बनती हैं। और कल्चरल ऐसे समझ लीजिए कि कोई ओल्ड बिल्डिंग है, कोई ओल्ड म्यूजियम है, आप उनके अंदर जाके वहाँ पर स्टडी करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है कल्चरल बेस्ड टूरिज्म डिस्कस की जाती हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ ये कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि 1970 में जो इम्प्लीमेंटेशन हुई हैं, इन इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा देखा गया कि इन्वायरमेंट को सिक्योर किया गया, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सिक्योर हुई। फिर ये क्या कहते हैं, ये एक यूनिक टर्निंग पॉइंट लिया टूरिज्म के अंदर। बहुत सारे चैलेंजेस थे जिनको कम किया इसी अल्टरनेटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। और ये जो 1970 से लेकर 1990 तक का 20 साल का जो एरा है, इस 20 साल के एरा के अंदर जो टूरिज्म को बहुत ज़्यादा जैसे कि देखना चाहिए कि सस्टेनेबल वे में मूव करते हुए देखा गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि अगर हम आज की भी बात करते हैं तो ये तमाम पॉलिसीज आज भी फाउंडेशन करार दी जाती हैं किसी भी टूरिज्म इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए। लेकिन अब ये हुआ कि 1990 में कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म आया। कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म की जो डेवलपमेंट आई वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रखती है, जिसको हम फर्दर किसी स्लाइड के अंदर या फर्दर किसी सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। फिर उसके बाद मॉडर्नाइजेशन आ जाता है। मॉडर्नाइजेशन जो आता है वो बहुत ज़्यादा ही अल्टरनेटिव आ रहा है, जैसे कि AI वगैरह है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि 1970 से 1980 के दरमियान की जो दिहाई थी, इस दिहाई के अंदर जो है वो इसमें चेंज लिया गया और कोई 15 से 20 साल के अरसे के अंदर यानी 1990 के बाद जो है एक नया शिफ्ट आया टूरिज्म के अंदर, जिस शिफ्ट को हम फर्दर डिस्कस करेंगे।